ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स थर्ड लेक्चर। ठीक है, अब देखो आपको मैं बहुत से कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको बार बार ये चीज़ें जब से जो अपलोड हो रहे हैं मैं हर बार अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। हम वीडियो लेक्चर्स आपके घर तक पहुँचाएंगे, क्लियर है? कैसे पहुँचाएंगे इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा। क्या फीस स्ट्रक्चर होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। आपको अभी फिलहाल सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। हम यहाँ पे लेक्चर्स जितना हो सके हम आपको बहुत जल्दी डिलीवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। अब तक हमने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका पूरा इलस्ट्रेशंस आपको मैंने क्या किया हुआ है, अपलोड करवा दिया है। उसके बाद उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अभी उसकी सीरीज चल रही है, पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी अपलोड होगा। लेकिन सेकंड चैप्टर से क्या होगा, मैं पूरा अपलोड नहीं कर पाऊंगा। मैं उसका थियरी लेक्चर्स अपलोड करूंगा प्लस कुछ इलस्ट्रेशंस करूंगा। पूरे इलस्ट्रेशंस मैं नहीं कर पाऊंगा, क्लियर है? लेकिन आपके कुछ भी डाउट्स हैं वो आपके मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा। आप आगे ज्वाइन करो मत करो, आपको कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ हमें पूछ सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट खींच के वहाँ पे हमको भेज दीजिए अकाउंट्स के अगर कुछ डाउट हो। अभी हमने लेक्चर्स कौन से अपलोड किए हुए हैं। रिसेंटली एसपी का लेक्चर अपलोड हो गया है जिसका मैथ्स नहीं है, दे कैन वॉच एसपी लेक्चर्स। और मैथ्स लेक्चर्स के अंदर मैथ्स 1 ऑलरेडी हो चुका है, मैथ्स 2 धीरे धीरे वो भी शुरू हो जाएगा, क्लियर है? और इकोनॉमिक्स तो चल ही रहा है और ओसी भी अभी स्टार्ट होने वाला है, क्लियर है कि नहीं है? तो आप पढ़ाई आप रोको मत, आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई करते रहो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे कॉमर्स के साथ साथ, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड भी शुरू होगा तो कॉमर्स सेक्शन के साथ साथ स्कूल सेक्शन के भी वीडियोस हैं। जैसे 10th बोर्ड एग्जाम आने वाला है आगे, तो प्लीज़ आपके कोई फ्रेंड्स हो तो उनको आप शेयर कीजिए। अगर छोटे भाई बहन हो आपके तो उनको भी बताइए। जितने भी लोग हैं आप जितना शेयर कर सकते हो आप कीजिए। 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग महाराष्ट्र बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड्स के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो अब हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, भाई हमारा जो थर्ड आंसर है और जो थर्ड लेक्चर है हमारा इकोनॉमिक्स का, और सेकंड आंसर है, और हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आंसर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया था ऑलरेडी, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब देखो आपको ये कैसे समझना है। सबसे पहले फीचर्स ऑफ माइक्रो पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, माइक्रो से ही क्या बन गया, माइक्रो लैब्स। ठीक है, अब लैब्स में देखो कौन काम करते हैं, एक तुम्हारी दोस्त है वो काम करते हैं। ठीक है, अब क्यों क्या है मैं जरा बताता हूं। ठीक है, कौन, गीगी जी आपके लिए काम करते हैं। अब आपको लैब से कुछ चीज लेनी है, ठीक है, पहले आपको देखो ऐसे याद, अब ये कैप्शंस भी होते हैं ना, ये आपको बहुत हो जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, अब हम दूसरे आंसर पे पहुंचे हैं तो कैप्शंस भी आपको कैसे याद करने हैं वो तक मैं आपको इसका एक फ्लो बताऊंगा। तो सबसे पहला आंसर क्या पढ़ा था हमने, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो से क्या बन गया, माइक्रो लैब्स। अब वो लैब में कौन काम करती है, तुम्हारी एक फ्रेंड काम करती है, गिगी जी, और तुम उनको, उनसे तुमको कुछ चीज मंगवानी है, बराबर है? आप कुछ चीजें भूल चुके हो, आप भी उस लैब में काम करते हो, तो आप क्या करोगे, गिगी जी को फोन करोगे और बोलो गिगी जी प्लीज ये सामान लेके आना। तो क्या बन गया, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को तो पढ़ना ही है, तो उसके लिए यहां पे एक एक पॉइंट को जरा हम समझते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, गिगिक पढ़ेंगे, ये प्लीज का PLS है, ठीक है, पूरी स्पेलिंग नहीं है, याद रखना। अब जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मतलब जब आप यहां पे फीचर्स पढ़ रहे हो कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहां पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है, जरा हम यहां पे देखते हैं। अब जरा देखो यहां पे सबसे पहले होता क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम मींस क्या, बैलेंस। बैलेंस किसमें, अब कभी भी देखो बैलेंस करोगे दो चीज पे बैलेंस करोगे। ठीक है, आपको याद होगा बचपन में आपने क्या किया होगा, स्कूल में गेम्स होते हैं, बुक बैलेंस करके रेस लगाई जाती है। तो क्या होता है, बुक रखते हो आप सर पे और क्या करते हो, आप दौड़ते हो। ठीक है, जिसकी बुक गिरी वो क्या हो गया, बाहर। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इट्स अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। ठीक है, हमेशा दो फैक्टर के बीच में बैलेंस होगा, ये चीज तो क्लियर होगी। अब कौन से दो फैक्टर से डिपेंड करेंगे आप कौन सी चीजें लेते हो और क्या आप ढूंढना चाहते हो, क्लियर है? अब यहां पे समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स। तो यहां पे किसकी बात होने वाली है, लार्ज एग्रीगेट्स की बात होने वाली, किसकी, लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, क्या होने वाला है वहां पे, और उनका जो रिलेशनशिप हमको क्या देखना है, फंक्शनल। अब यहां पे देखो एक बाजू में एक आपके लिए एक छोटा सा चार्ट है, द इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब दोनों चीज जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है उसकी बात हो रही है। और कौन से दो चीज है, एक तो है आपका क्या, प्राइस लेवल, और दूसरा क्या है, नेशनल आउटपुट। तो ये देखो यहां पे क्या है, प्राइस लेवल है, और यहां पे क्या है आपका, रियल, ये क्या है, रियल डोमेस्टिक आउटपुट, और ये क्या है यहाँ पे,
प्राइस लेवल। मतलब ये देखो, ये इस तरीके से एक लाइन जा रही है और ये कौन सी लाइन जा रही है, दूसरी लाइन जा रही है, और इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अभी किसका है, क्या है, ये दो चीज का है, ठीक है। एक किसका है, यहाँ पे रिलेशनशिप चल रहा है नेशनल आउटपुट, और दूसरा क्या चल रहा है अपना यहाँ पे, प्राइस का। मतलब जब नेशन में कुछ चीज प्रोड्यूस होती है, जब कुछ नेशन में गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को परमिशन दिए जाते हैं, लोग वहां पे अपना काम करते हैं और उसको बेचना है कोई प्राइस पे, तो कौन से प्राइस पे लोग खरीदेंगे, क्यों, और कौन से टाइप पे कितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ये सब चीज डिपेंड करती है, और कब जाके वो मिलेगा उसको बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अब आगे देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे देखो छोटे मोटे चीजों की बात नहीं होगी, यहाँ पे छोटे मोटे चीजों की बात होने वाली नहीं, यहाँ पे किसकी बात होगी, लार्ज, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मैक्रो, माइक्रो वाज द स्मॉलेस्ट, मैक्रो इज द लार्जर पर्सपेक्टिव, ठीक है, उस पर ध्यान रखना है। किसका, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एक जन डिमांड करेगा तो सिंगल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे, बहुत सारे जन डिमांड करेंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड, और बहुत सारी चीजों को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो एग्रीगेट, पूरे के पूरे एरिया में, पूरे इंडिया में, उस हिसाब से यहाँ पे चलने वाला है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, फिर एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, मेरी अकेले की इनकम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पूरे देश में हर लोगों की इनकम की बात होने वाली है यहाँ पे, तो दैट विल बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम, एंड लास्ट विल बी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो टोटल इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या होता है, जब आप कमाते हो उसके बाद आप क्या करते हो, सेविंग अकाउंट होता है आपका, ठीक है, मुझे एक सैलरी आती है तो मैं क्या करता हूँ, सैलरी को जमा करता हूँ, कहाँ जमा करूंगा, बैंक में। तो बैंक में जब मैं पैसे जमा करता हूँ तो उसमें से मैं क्या करता हूँ, बाद में मुझे कुछ चीज़ें यूज़ करने से, राशन लाना है तो मैं जाता हूँ जहाँ पे भी बिग बाजार है या रिलायंस स्टोर है, ठीक है, या डी मार्ट है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, सामान खरीदता हूँ, तो क्या करता हूँ, पूरी की पूरी सैलरी वहां पे पूरी की पूरी क्या करता हूँ, एक्सपेंस कर देता हूँ, नहीं, बचता है पैसा, तो वो पैसा बचता है। बैंक क्या करता है, किसी को लोन देता है, ठीक है, ये आगे आपको किधर मैं पढ़ाऊंगा ये वाला, जब और आगे हम टॉपिक में बढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पैसा मैंने रखा है, बैंक क्या करती है, आगे किसी को लोन देगी, तो लोन देगी तो सामने से क्या लेगी, इंटरेस्ट, तो ये सर्कल चलते रहता है, ठीक है, तो ये सर्कल चलता रहता है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है उस तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट मैनेजमेंट उस तरीके से किया जाता है। फिर और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शेयर मार्केट, आप क्या करते हो, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता हूं, तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया देश के लिए, क्यों, क्योंकि वो कंपनी में इन्वेस्ट हुआ, कंपनी क्या करेगी, नए प्लांट्स लगाएगी और क्या करेंगे, लोगों को रोजगार देगी, तो ये सब यहाँ पे बात चल रही है यहाँ पे। तो ये सब करेगा कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है ये सब, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो फीचर्स, ठीक है, इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस वेरिएबल्स। तो ये सब वेरिएबल्स आपस में इंटरचेंज, मतलब आपस में इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। स्टार्टिंग में आपने पहला पॉइंट पढ़ा था, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, क्या पढ़ा था आपने, बैलेंस पढ़ा था बिटवीन टू फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन से होंगे, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, फैक्टर्स यही है, या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को एक साथ देखेंगे, या तो एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम के साथ कंपेयर करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट को किसी के साथ डिमांड के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो इस सब को कंपेरिजन को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जनरल सेंस में होगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, इट स्टडीज इक्विलिब्रियम वेरिएबल एज अ होल, उसको इंडिविजुअल सेंस में नहीं लिया जाएगा, टेकन इनटू इफेक्ट द अदर मार्केट फोर्सेस। तो और भी कुछ चीजें क्या हो रही है उसको डिपेंड कर रही है, क्योंकि आप कोई भी चीज को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो कि यस हमने ऐसा सोचा तो ऐसा ही होगा। आप भी जब अपनी प्लान बनाओगे पढ़ाई के लिए, आपको सोचना है कि बीच में क्या चीजें आ सकती है, आपका बर्थडे आएगा तो आपको पता है उस दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे, क्लियर है, लेकिन उस दिन भी थोड़ी तो करनी होगी, फिर कुछ फेस्टिवल्स आएंगे तो वो चीज को आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, टेकिंग वेरिएबल्स आप चूज कर, लेकिन अदर मार्केट फोर्सेस पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। आज की तारीख में सब लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, किसने सोचा था काम, किसने सोचा था कि काम बंद होगा, लेकिन काम आज बंद है, क्यों बंद है, ठीक है, दिस इज द मार्केट। अभी आप क्या करोगे, डिमांड ही नहीं है, बराबर है, कितना सप्लाई करोगे, क्लियर है कि नहीं है। तो आज प्रॉब्लम डिमांड साइड में है, प्रॉब्लम सप्लाई साइड में नहीं है, ड्यू टू कोरोना इफेक्ट, ठीक है। और चैप्टर आने दो, कोरोना तो पूरा साल भर एग्जाम्पल छाया रहेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके वजह से क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, किस हिसाब से इकोनॉमिकली जब डिमांड और सप्लाई जब हम पढ़ेंगे चैप्टर आगे, तो वो सब चीज़ में कोरोना के ऊपर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने ही वाले हैं, ठीक है, और पढ़ना भी जरूरी है। नेक्स्ट गीगी, बराबर है, गीगी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जी से क्या था, जनरल इक्विलिब्रियम,
ठीक है ना, ये रहा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जी आई। आई पे हम आते हैं, आई पे जैसे हम पहुंचते क्या है, इंटरडिपेंडेंस। क्या है यहाँ पे, इंटरडिपेंडेंस। आप भी हो क्या हो, इंडिया पूरा का पूरा इंटरडिपेंडेंट चलता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही बेस यही है, सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करते हैं। क्यों क्यों डिपेंड करते हैं? आज इंडिया को वर्ल्ड का फार्मेसी बोला जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने इतने लोगों को क्या पहुंचाई, दवाई पहुंचाई, ठीक है। यूएस ने भी हमारे से दवाई ली, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्लियर है कि नहीं है। और ये एक दिन में बनती है क्या, नहीं। तो ये पूरा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही इंटरडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है, क्लियर है कि नहीं है। आज सब लोगों को, जितने भी देश है, उनको सोचना पड़ेगा क्या ये इंटरडिपेंडेंस सही था। इसलिए अभी रिसेंटली देखो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया, बराबर है। उसके अंदर स्टेटमेंट किससे, मोदी जी ले लो, बराबर है। मोदी जी ने कहा, फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी कहा इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन हटा देंगे, जो देश में बनेगा प्रोडक्शन उसी को हम लोग कंज्यूम करेंगे, ऐसी बात नहीं बोली गई है। लेकिन ऐसे ऐसे कोर सेक्टर्स हमको चूज करने पड़ेंगे, वहां के जो जो चीजें हैं वो प्रोडक्शन, हमको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, क्लियर है कि नहीं है। तो वो सब चीजें चलती रहनी चाहिए। तो उस चीज के बारे में अभी हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब पढ़ते हैं जरा पॉइंट इंटरडिपेंडेंस का। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कौन सी चीजें, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज, कौन सी चीजों के बारे में यहां पे बात हो रही है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम आउटपुट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, और क्या है, इन्वेस्टमेंट, और क्या है यहाँ पे, प्राइस लेवल। तो ये सब चीजों पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, और उसी के साथ आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। देखो मैं वापस से बताता हूं, इंटरडिपेंडेंस एक चीज पे तो होगा नहीं, दो चीज करोगे तभी आप डिपेंडेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनकम होगी, ठीक है, तभी तो आप उसको क्या करोगे, प्रोडक्शन में लगाओगे, उससे आउटपुट आएगा। इनकम होगी, अगर मैं कुछ कमाऊंगा तो मैं क्या करूं, कुछ नई चीजों में इन्वेस्ट करूंगा, वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां से मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ये सब चीज कैसे होगा, कोई एक प्राइस लेवल पे होगा, ऐसा तो नहीं आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट चलता है। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो चलो प्रॉपर्टी खरीदते जाके, क्लियर है कि नहीं। क्या कंपेयर करोगे भाई, प्राइस लेवल कंपेयर करोगे, कब सस्ता पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं है। कब ऑफर आएंगे, फ्लिपकार्ट के कब ऑफर आएगा, बिग बिलियन डे कब आएगा, उस दिन आपको खरीदना चाहिए। तो कुछ एक्सपेंस आपके, कुछ आपको खरीदना है तो आप डिले कर सकते हो क्या, तब तक आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको सोचनी है, ठीक है। देखो एग्जांपल है यहाँ पे, इट एक्सप्लेन हाउ change in level of investment in the economy will change in level of output, employment income and will finally lead to economic growth। देखो यही मैंने बताया आपको। देखो यहाँ पे समझना जरा से, it explain how change in level of investment, change in level of investment। आज मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, आज मैं क्या करता हूं, एक साथ 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूं, क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट करता हूं तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, लोग ही तो बनाएंगे, लोग जाके काम करेंगे तभी तो आउटपुट बढ़ेगा, क्लियर है कि नहीं है। उससे लोगों के पास इनकम आएगी, लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, ठीक है। एंड दे विल फाइनली लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो कैसे ग्रोथ होगी। तो आज की तारीख में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो हमारे उद्धव जी, उन्होंने क्या कहा कि जो नहीं, अभी देखो सब बिजनेसेस हैं, सब स्टॉप हो चुके हैं, सब चल रहे हैं, तो कौन से बहुत कम लेवल पे चल रहे हैं, तो आगे का बिजनेस क्या। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जिसको भी बिजनेस करना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट आपको मदद करेगी लोन लेने में, आपको जो परमिशन लेनी चाहिए थी वो थोड़ी बहुत कम करेंगी, उसके अंदर आपको मदद करेगी। आपको नए लैंड खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लैंड नहीं है, लैंड आपको दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लीज, आप उसको ले लो, क्या बड़े टाइम के लिए लीज पे ले लो। लीज बोलेंगे तो क्या, एक समझ लो रेंट के बेस पे, आप रेंट दो, लैंड मत खरीदो, लेकिन यहाँ पे नई इंडस्ट्री लगाओ। आज भी गवर्नमेंट बोल रही है, अभी मतलब आज मतलब ऐसा नहीं कि अभी का भी शुरू हो जाए, 4 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने में नई इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को कामकाज दो, ठीक है, कामकाज मिलेगा, लोगों के पास इनकम आएगी, तभी तो खर्चा करेंगे, तो वापस से गाड़ी किस पे आएगी, पटरी पे आएगी। तो ये देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब देखो बाजू में एक पिक्चर्स डाला हुआ है, तो ये पिक्चर ऐसे ही नहीं है, 3 लोग कुछ बैठे हैं, सब लोग कुछ सोच रहे हैं। अब देखो कोई ऑफिस में काम करता है, आगे टाई बना के हैं, बराबर है, समझो पीछे मैडम है, वो क्या है, टीचर है, उसके बाजू में कोई है, वो क्या है, कोई क्या बोलते गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो सबके काम अलग अलग है, ठीक है। अगर वो पीछे जो टीचर बैठी हुई है, क्लियर है कि नहीं है, तो आज स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, तो
तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आगे जो ऑफिस है तो वो ऑफिस जा रहा है, उसको कुछ गवर्नमेंट है, सैलरी मिल रहा है, पीछे जो बैठा है शायद वो बिजनेसमैन है, तो सब कुछ सोच रहे हैं कि इस जो नीचे जो बना हुआ है बिल्डिंग्स वगैरह, ये जो मार्केट है या जो उसको आपको बोलना है बोलो, उसमें तो रहना ही है, इंसान तो अलग जंगल में जाके तो रह नहीं सकता है, तो कैसे करना है, क्या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएं, किस चीज में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा आउटपुट बढ़े। आउटपुट कौन सा, तो ये इंडिविजुअल सेंस में ले लो और जनरली सोचो, गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो और ओवरऑल सोचो, तो तभी तो आप पढ़ रहे हो मैक्रो, क्योंकि यहाँ पे एक जन की कहानी नहीं है, यहाँ पे क्या है, तीनों लोगों की कहानी है। और गवर्नमेंट के लिए तो सोचो कितने लोग हैं, कितने सेक्टर्स है, ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर्स हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, फिल्म इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं हमको परमिशन दो शूटिंग के लिए, कैसे देंगे, ठीक है, तो वो सब चीजें चालू है। तो प्रोटोकॉल्स डिसाइड हो रहे हैं कि अगर आप काम को एसओपी जो बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, कि इस तरीके से काम करना है, उस तरीके से काम करना है, ठीक है, तो वो सब स्टैंडर्ड सब लिखे गए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे काम करना है। तो 2 पॉइंट पढ़े हमें, समझना बराबर। गी जी के बारे में, तो जी से क्या था, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, आई से क्या था, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, जी से देखते हैं जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। अब जरा यहां पे देखते हैं, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना जनरल प्राइस लेवल में, इसकी आप पढ़ाई कहां पे करोगे भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब आप जब जनरली कुछ चीजें आप खरीदते थे, उसकी प्राइसेस आज ज्यादा क्यों हो गई, उसकी प्राइसेस आज कम क्यों हो गई, एक जन की एक दुकान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे के पूरे देश की बात हो रही है। कभी कभी क्या होता है, ऑनियन के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं, क्लियर है कि नहीं है, तो वो प्राइसेस पे जरा कौन ध्यान देगा, क्लियर है, समझो मेरी बात यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि जो सब्जी मंडी जो है वहां पे, जो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे वाशी में जो है, वहां पे अगर गुड्स आने नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में लॉकडाउन के टाइम वो भी कुछ टाइम के लिए बंद था, तो सीधी सी बात है वहां पे क्या हो रहे, फार्मर्स अपने प्रोड्यूस वहां पे लाके बेच नहीं पा रहे, वेजिटेबल्स जो भी चीजें हैं, तो वहां से लोकल शॉप्स पे कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो जिसके पास जो स्टॉक बचा हो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर होने वाले हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो इसकी पढ़ाई कौन करने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको करवाने वाला है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो ये इकोनॉमिक्स है ना, देखो एक तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है और प्लस आपके डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ही आप बोलते हैं ना बड़े ग्रेट हो, अरे सिंपल सी बात है, पैसा सबसे बड़ा है, पैसा आपको सिखा देगा। एक बार आप गलती करोगे आपको पता चल जाएगी कि इस तरीके से नुकसान होता है, इस तरीके से फायदा होता है, ठीक है, वो खुद आपको सिखा देगा। तो आपको उसके अंदर ध्यान रखना है कि आप पहले से अच्छे से पढ़ लो और पहले से आप क्या करो, दिक्कत में ना आओ, तो और सॉल्यूशन आप और इजीली निकाल सको अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स के आगे भी, ठीक है। मैं आपको फिर जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था लाइफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है कि नहीं है, तो बहुत सारे रियल एग्जांपल्स आगे आगे आते रहेंगे। अब नेक्स्ट देखो, जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एवरेज करंटली बिंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। देखो बाजू में पिक्चर है, गुड्स एंड सर्विसेज में पहले तो डिफरेंस समझने की कोशिश करो। गुड्स मतलब क्या होते हैं, जो सामान, बराबर है, जैसे यहाँ पे कुछ खेल कूद का सामान है, क्लियर है, कुछ खाने पीने का, न्यूज़पेपर। सर्विसेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज है, ठीक है, नर्स है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद कोई यहाँ पे आपको कॉल सेंटर के लिए यहाँ पे एक पिक्चर है, उसके बाद गार्डनिंग, तो ये सब चीज़ें क्या है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो गुड्स बेसिकली आपको दिखते हैं, सर्विसेज आपको दिखती नहीं, आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, तो ये सब सर्विस के अंदर क्लासिफाई होते हैं। तो एवरेज प्राइस यहाँ पे किसको बोला जाएगा, कि जब जितना भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका आप टोटल ले लो, ठीक है, और उसका प्राइसेस ले लो, तो उसका एवरेज निकाल लो, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, जनरल प्राइस लेवल मिल जाएगा कि इस देश में रहने के लिए खर्चा क्या है। कभी कभी आर्टिकल्स आते हैं, कौन सा शहर सबसे महंगा है, तो मुंबई का नंबर, दिल्ली का नंबर, ठीक है, चेन्नई, तो ये सब कौन से रैंक में आते हैं ओवरऑल वर्ल्ड, तो ये सब इस तरीके से स्टडी की जाती है, ठीक है, जनरली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, हाउ द जनरल प्राइस लेवल आर डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एंड द कॉज फॉर देयर फ्लक्चुएशन। अब जरा पहला देखो ये क्या पॉइंट है, जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस। सबसे पहले जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस को स्टडी करता है कौन, करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है, ये हो गया। उसके बाद कैसे करता है, एवरेज निकालता है, ठीक है। अभी एवरेज कैसे डिटरमाइंड होगा, क्या क्या उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। तो स्टेप्स देखो आपके तीनों पॉइंट ऐसे हो, सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, जनरल प्राइस लेवल पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब डिटरमाइन कौन करवाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी तो करवाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, अपने आप को क्वेश्चंस पूछो, आपका काम बनते जाएगा। तो गिगिक का सबसे पहले जी क्या था, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आई से क्या था, इंटरडिपेंडेंस, सब कुछ इंटरडिपेंडेंस से चल रहा है, जी आई जी, ठीक है, जी जी बराबर है। तो जनरल प्राइस लेवल, तो आपने 3 पॉइंट यहां पे क्या किए हैं, कंप्लीट किए हुए। अब आगे बढ़ते हैं,
मैं आपको लिखने के लिए मौका दूंगा, गिगिक पूरा हो जाएगा तो मैं आपको लिखने के लिए भी मौका दूंगा। आई से क्या है, इनकम थियरी, ठीक है। अब इनकम थियरी क्या बोलती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। यहां पे किसी एक बंदे की इनकम की बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे नेशन की इनकम की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं? इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स भी आ रहे हैं ना, इसके ऊपर सब कुछ पूरा का पूरा चैप्टर है। नेशनल इनकम आगे आप जीडीपी के बारे में पढ़ोगे, वहां पे पूरा का पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। क्योंकि माइक्रो और मैक्रो तो जस्ट आप पहला आंसर शुरू कर रहे हो। क्लियर है? आपको डिमांड, सप्लाई, उसके बाद उसके अंदर मार्केट क्या होता है, उसके ऊपर सब पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तो वहां पे हम पहुंचेंगे। और मेथड ऑफ मेजरमेंट, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे उसके लिए है। एंड सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से यहां पे क्या होता है, काम चलता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरीके से इनकम थियरी यहां पे होने वाली है, ठीक है। जो सोशल अकाउंटिंग है ये क्या है, जो आप नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करते हो बाय इंक्लूडिंग ऑल अदर जितने भी सेक्टर्स है, ठीक है, इकोनॉमिकली आप उसको कंबाइन करते हो, और ये सोशल के लोगों के लिए हो रहा है ना ये सब चीजें काम, तो उसको आप क्या बोलोगे, सोशल अकाउंटिंग। और ये मेथड है क्या है, स्टडी करने का स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी का, ठीक है। इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी, ये एक्सप्लेन करता है हमको क्या समझने के लिए, फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम। आज देखो नेशनल इनकम क्या होने वाली, कॉन्ट्रैक्ट होने वाली, बढ़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन मतलब क्वार्टर वाइज इस तरीके से डिसीजन ली जाती है, तीन तीन क्वार्टर जो हम बोलते हैं। तो ये क्वार्टर जो चला कौन सा, अप्रैल मई जून, पूरा का पूरा डाउन, तो इसके वजह से क्या होगी, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होगी, ग्रोथ नहीं होगा। बिजनेस साइकिल, ठीक है, दैट लीड टू बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइजेस क्या होंगे, राइज होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके कॉजेस इफेक्ट थोड़े समय में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, और अभी दिख भी रहे हैं, क्योंकि प्राइजेस बहुत सारी चीजों की क्या होने वाली है, प्राइजेस बढ़ने वाली है। और जो चीज डिमांड नहीं करोगे उसकी प्राइसेस क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अब एक और जी है, दैट इज व्हाट, ग्रोथ मॉडल। क्या है यहाँ पे, ग्रोथ मॉडल। अब ये समझो इंडिया क्या फॉलो करता था और कैसे करता था, उस पर मैं आता हूं। अब पहले हम रीड कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ मॉडल के अंदर इंडिया को कुछ चूज करना पड़ता है। पॉलिसी जब बनती है तो उसके अंदर क्या मॉडल पे काम होने वाला है। अभी आप भी जब 12th स्टैंडर्ड आपने शुरू किया है, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी, कितने परसेंटेज लाने हैं, इस महीने में कितना पोर्शन खत्म करना है, ठीक है। हम भी कुछ तो प्लान बना रहे हैं आपके लिए कि कैसे आपको पोर्शन कराना है, किस हिसाब से कराना है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके डाउट सॉल्व होने चाहिए, आपका टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए, आपको करेक्शन करके मिलना चाहिए। तो ये सब काम क्या एक तरीके से प्लान बनता है। तो वैसे ही सोचो, पूरा देश जो भारत है पूरा का पूरा कुछ ना कुछ प्लान बनाता है, ग्रोथ मॉडल सिलेक्ट करता है। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 के बाद, तो जो इंडिया ने ये वाला मॉडल अपनाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ। इसके अंदर क्या बातें की गई थी, मॉडल एम्फोसिस ऑन द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री विद द एम ऑफ क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल बेस ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या बात क्रिएट करनी थी इंडस्ट्रियल बेस, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कैपिटल गुड्स, कार वगैरह ये सब चीजें बनानी है, ताकि मेक्स मोस्ट सेल्फ रिलायंट इन कैपिटल गुड्स सेक्टर्स। इसके अंदर मशीनरी बननी चाहिए हमारे यहाँ पे। हम हैवी इंडस्ट्री में इंडिया ने क्या किया था, बहुत सारा क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया गया था इन कैपिटल गुड्स एंड नो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो मशीनें वगैरह जितनी भी सब कुछ इंडिया के अंदर ही बननी चाहिए। तो ये ग्रोथ मॉडल इंडिया फॉलो करता था पहले। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या होता है, ये बहुत मददगार होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा, क्योंकि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है मशीनरी के अंदर, तो वो चीज़ पहले से ही अवेलेबल हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं होगी। तो आप उसके साथ साथ, क्योंकि जब एक हैवी इंडस्ट्री क्या होती लगती है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो वाले लोग क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली सर्वाइव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से काम दूसरों को भी आता है। आज की तारीख में देखो, इंडिया या जो भी कंट्रीज है, कार मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब कार मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स लगते हैं। तो पूरी की पूरी, जैसे मारुति कंपनी है सुजुकी, पूरे के पूरे पार्ट्स वो नहीं बनाती है, स्क्रू बनाने वाली एक अलग कंपनी है, सीट्स कवर बनाने वाली अलग कंपनी है, उसके अंदर जो आते हैं डिजाइनिंग, उसके लिए अलग चीज़ें, वो लोग डिजाइनिंग पूरा करते हैं। उनके पास असेंबली लाइन्स है, उसका टायर अलग कंपनी से बन के आते हैं, उसके चेसिस जो होती है वो अलग कंपनी से, इंजन वो खुद बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? पर उसके कुछ पार्ट्स बाहर से बनते होंगे। क्लियर है? ये समझो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। तो हैवी इंडस्ट्रीज को इसलिए इंपॉर्टेंस दिया गया था स्टार्टिंग में। दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर ये चीज होगी तो आप इससे पता कर सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। तो महालनोबिस मॉडल मैंने आपको जस्ट अभी बताया, विच एम्फेसिस ऑन हैवी, बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। तो गिगिक
ठीक है, हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम जरा पढ़ते हैं यहाँ पे गेगिक के अंदर क्या क्या पढ़ा। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जी, आई से क्या था इंटरडिपेंडेंस, जी से क्या था जनरल प्राइस लेवल, आई से क्या है इनकम थियरी, और जी से क्या है ग्रोथ मॉडल। क्लियर है, तो इतना आप जरा लिखो, मैं आपके लिए रखता हूं। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज जो है पीएलएस वाला तो आपके लिए रखता हूं मैं लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लिखा के प्लीज नोट्स लिख लेना, क्योंकि इतनी देर तो मैं रख नहीं पाऊंगा। तो यहाँ तक रखता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो ये नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मान के चलना। नेक्स्ट जी से जनरल प्राइस जो बहुत इजी होगा इकोनॉमिक्स आपके लिए, मैं आपको बता दूं। इनकम थियरी, ये आपका पूरा ब्रीफ आंसर बना। अब तक हमने कंप्लीट करने हम लोग आ चुके धीरे धीरे। कौन सा फीचर्स ऑफ माइक्रो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे फीचर्स ऑफ मैक्रो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम उसके बाद कंप्लीट करेंगे प्लीज का जो 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो। पॉलिसी ओरिएंटेड, पी से क्या है पॉलिसी ओरिएंटेड। तो पॉलिसी के बिना कैसे काम चलेगा, तो यहाँ पे पहले पिक्चर देख लो। इकोनॉमिक पॉलिसी, पिक्चर भी बहुत कुछ कह रही है, यहाँ पे ध्यान रखना। इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने सारे अलग अलग लोग हैं, बराबर है। कोई काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई शेफ है, कोई स्टूडेंट है, बराबर। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई प्लम्बर है, मतलब जो रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है, कोई इंजीनियर्स है। तो इस हिसाब से ये आपके पास क्या है, इतने सारे अलग अलग लोग इस तरीके से आपके देश में काम करते हैं। तो उन सब के लिए क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। और इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं गवर्नमेंट, उसको क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और उसी से क्या होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में आपको समझना पड़ता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस काम करते हैं। गवर्नमेंट ऊपर नीचे प्राइसेस राइज वगैरह नहीं करते हैं। ये कौन करता है, क्या करता है, ये हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉलिसी ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। तो ये क्या है यहाँ पे पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। ऐसे तो कुछ है नहीं, बराबर है। ऐसे ही अंधाधुंध तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सोशल साइंस का ये सब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं कि हवा में लिखा गया है, पूरे के पूरे थीसिस लिखे गए हैं इसके ऊपर, तब जाके ये सब आप पढ़ रहे हो। इट्स सजेस्ट सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जब कुछ बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर चेक करता है। ठीक है, डॉक्टर को आप बोलते हो कि पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पेट चेक करता है, क्लियर है कि नहीं, उसके हिसाब से दवाई देता है। तो वैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी भी वैसे ही बनती है। अगर ग्रोथ आपको बढ़ाना है तो उसके लिए क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, जनरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, लोगों को कामकाज देना है, उसके लिए क्या पॉलिसी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कम, डिप्रेशन है कंट्री के अंदर, उसके ही लिए क्या पॉलिसी होगी। अब तो देखो बीमारी यहाँ हो रही है, बीमारी के बारे में आपको पता चल रहा है, इलाज भी धीरे धीरे आपको पता चलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। सो अकॉर्डिंग टू केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। तो विदाउट पॉलिसी आप कोई काम कर नहीं सकते हो, क्लियर है कि नहीं है। तो इस हिसाब से काम चलता है। गवर्नमेंट ने कोरोना से लड़ने के लिए भी पॉलिसी बनाई है, रोज पॉलिसी को अपडेट किया जाता है, धीरे धीरे देखा जाता है, हफ्ते भर क्या उसका जो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नई पॉलिसी लेके आते हैं, क्लियर है। इस हिसाब से काम चलता है। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट पॉइंट है एल, दैट इज व्हाट लंपिंग मेथड। आपने माइक्रो में क्या देखा था, स्लाइसिंग, कट कर रहे थे ना। अब यहाँ पे देखो क्या है लंप। तो ये देखो दो अलग अलग लोग, अल्फ्रेड मार्शल जी लॉ ऑफ डिमांड, वैल्यू ऑफ थियरीज, डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज, इसके बारे में बात की थी। वहां पे एप्पल को स्लाइस किया गया, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखो पूरा पूरा चंक, इफेक्टिव डिमांड, नेशनल इनकम, ये जेएम केन्स ने बात की थी ये सब चीज के बारे में। दैट इज एग्रीगेट अप्रोच। पहले तो सब चीजें एक ही थी, लोग सब एक हिसाब से चल के इकोनॉमिक्स से करके काम करते थे, सब माइक्रो 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 ही है। बाद में इसको अलग किया गया, दो ब्रांच बनाई गई, माइक्रो अलग, मैक्रो अलग, क्लियर है। अब जरा पढ़ते हैं। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट। ये आपने देखो डेफिनेशन के अंदर भी यहां पे आपने पढ़ा था, ठीक है कि नहीं है। तो उस हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ मैक्रो वेरिएबल्स, ये भी आपने पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड,
एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सब पूरा का पूरा अलग अलग चैप्टर में आप बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है कि नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन तो पहले भी किया था, तो इस हिसाब से हम चलने वाले हैं। तो अब तो फिलहाल इस पर बात करके मतलब नहीं है। इट डज नॉट स्प्लिट अप द इकोनॉमी इनटू स्मॉल स्लाइसेस बट स्टडीज इट इन अ बिग लम्प्स, पूरे के पूरे चंक्स को इसको बात करते हैं, ठीक है। तो हम भी आपको पढ़ा रहे तो कैसे एक बार अंदर एक एक चीजें कट कर करके पढ़ा रहे, लेकिन आपको पढ़ना तो पूरा का एज अ होल, क्योंकि आप एग्जाम दोगे, आप एक सब्जेक्ट का तो एग्जाम नहीं दोगे, आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम के दिन इको का होगा, मैथ्स का होगा, अकाउंट्स का होगा, एसपी का, सब एग्जाम होंगे। तो आपको पूछा जाएगा भाई ओवरऑल 12th में कितने परसेंटेज आए, तो लंपिंग पूरा लंप टोटल पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि इसमें इतना है किस में कितना है, स्लाइस में कुछ काम होने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, फॉरेस्ट, ये हमने पहले किया था, इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे पूरे की पूरे ट्रीज के है की बात हो रही है, एक ट्री की बात नहीं हो रही, एक ट्री की बात होगी माइक्रो में, पूरे फॉरेस्ट की बात हो रही है मैक्रो में, ठीक है। तो PL दैट इज लंपिंग मेथड, P से आपका था प्राइस ओरिएंट सॉरी पॉलिसी ओरिएंटेड था, और लास्ट पॉइंट है दैट इज S दैट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। ये पूरी की पूरी यहाँ पे बात हो रही इकोनॉमी एज अ होल। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ आप पढ़ोगे। इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये सब बार बार आ रहा है। और बिजनेस, ये देखो यहाँ पे बिजनेस साइकिल आपको थोड़ा बताया मैंने। सबसे पहले आप क्या करोगे, काम करोगे, ठीक है, काम करोगे, उसको बढ़ाओगे, एक्सपांशन करोगे, उसके बाद बूम एकदम ऊपर से चला जाएगा, फिर रिसेशन नीचे नीचे नीचे, अल्टीमेटली कंपनी खत्म होने की कगार पे आ जाएगी, ठीक है। नोकिया जैसे एग्जांपल लो, बहुत अच्छा था, एक्सपांड किया, एक बूम आया उनका, उन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड अपनाया नहीं, रिसेशन नीचे, आगे कंपनी का भी अता पता ही नहीं। तो ये बिजनेस का एक क्या होता है, साइकिल होता है, और बहुत डेटा के साथ कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं इसको साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, ध्यान देते हैं और उसके बारे में करते हैं। तो ये लो 3 आंसर, 3 पॉइंट लास्ट का ये भी आप लिख लो, पॉलिसी ओरिएंटेड, उसके बाद फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद है आपका फीचर्स ऑफ लंपिंग मेथड, वहाँ पे क्या था, स्लाइसिंग था, और ये रहा आपका कौन सा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। ये आपको पूरे नोट्स लिखना है, 2 आंसर हमने किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको आगे रिवाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये रहा स्टार्टिंग में गिगी प्लीज, ठीक है। जी से जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, जब चीज इंटरडिपेंडेंट है, एक जनरल प्राइस लेवल पे आना है हमको, इनकम थियरी की बात हो रही है, ग्रोथ मॉडल की बात हो रही है, पॉलिसी ऐसे नहीं, पॉलिसी साइंस ओरिएंटेड है, लंपिंग मेथड है, फिर क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है।